ये है मेरे एप्पल फोन का चार्जर और ये है मेरे वन प्लस फोन का चार्जर। ये है मेरे स्पीकर, जो मेरे पास JBL के स्पीकर है उसका चार्जर, और ये है मेरे ऑफिस लैपटॉप का चार्जर। और यही नहीं, मेरे पास है मेरे पर्सनल लैपटॉप का एक अलग चार्जर। आदमी एक लेकिन चार्जर 5। आज हमारा देश इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करने में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। A United Nations report says that India is now the third largest producer of electronic waste in the world. And if all this waste is not disposed of properly, it could have major ramifications. हम हर साल 5.2 मिलियन टन ई वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये नंबर आपके लिए शॉकिंग है तो ये सुनकर आप और भी ज्यादा शॉक हो जाएंगे कि इसमें से 10% वेस्ट भी रिसाइकिल नहीं किया जाता है। अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो ये सभी फोन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, पहले एंड्रॉइड और दूसरे एप्पल। ज्यादातर एंड्रॉइड फोन टाइप सी चार्जर का इस्तेमाल करते हैं और वहीं एप्पल लाइटनिंग पोर्ट चार्जर का यूज करता है। इंडिया में बिकने वाले टॉप 5 ब्रांड रियलमी, शायोमी, वीवो, सैमसंग और ओप्पो, ये सभी कंपनीज टाइप सी चार्जर यूज करती हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन एग्जिस्ट करते हैं जो माइक्रो यूएसबी केबल को यूज करते हैं। मोबाइल फोन में ज्यादातर कंपनी इस बात को लेकर के सहमत हो चुकी हैं, सभी फोन को चार्ज करने के लिए एक ही चार्जर की जरूरत है। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो आजकल जो भी फोन आप खरीदेंगे उसके साथ आपको चार्जर नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये कंपनी ऐसा मानती हैं कि हमारे कस्टमर के पास चार्जर पहले से ही होगा। लेकिन इन सभी कंपनीज में एक ऐसी कंपनी जो इस बात को नहीं मानती है, वो है एप्पल। एप्पल का मानना है कि अगर हम चार्जिंग केबल को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो इनोवेशन में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। मोबाइल फोन तो फिर भी ठीक, असली प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम लैपटॉप के चार्जर की बात करते हैं। लिनोवो, आसूस, डेल, HP ये सभी अलग अलग चार्जर का इस्तेमाल करते हैं और कई कंपनीज तो ऐसी हैं जिनके अलग अलग मॉडल में अलग अलग तरह का चार्जर इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था आदमी एक लेकिन चार्जर 5। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी जरूर होता होगा। हमारे देश में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें से 95% इनफॉर्मल सेक्टर के पास पहुंचता है। इस नॉन फॉर्मल सेक्टर को आप जनरली कबाड़ी वाले के नाम से भी जानते हैं। इन ई वेस्ट के अंदर कई सारे मेटल, कैथोड रे ट्यूब्स, कई सारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे वैल्यूएबल कंपोनेंट्स भी होते हैं। लेकिन कबाड़ी वाले इन सभी ई वेस्ट में से सिर्फ मेटल निकाल करके बाकी सभी वेस्ट को दोबारा से डंप कर देते हैं। अगर हम ई वेस्ट को साइंटिफिकली और प्रॉपरली प्रोसेस करें तो उसमें से कॉपर और सिल्वर जैसे वैल्यूएबल मेटल्स भी एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल अब यहां यह बनता है कि सिर्फ 5% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फॉर्मल सेक्टर तक क्यों पहुंचता है। अगर हम इस प्रॉब्लम की रूट पर जाकर के देखें तो सारी समस्या शुरू हमसे ही होती है। जनरली जब हमारा फोन पुराना हो जाता है और हम एक नया फोन खरीद लेते हैं तो हम हमारे पुराने फोन को जनरली हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनको दे दिया करते हैं, और वो लोग उस फोन को कुछ दिन चलाने के बाद या कुछ साल चलाने के बाद या तो फेंक देते हैं या इन कबाड़ी वालों को बेच देते हैं। कहीं ना कहीं इस इनफॉर्मल ई वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम के पीछे एक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं। तो चलिए जानते हैं कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं और आगे आने वाले वक्त के लिए उन्होंने कौन कौन से टारगेट्स सेट किए हैं। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2021, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एक वन वर्ल्ड मूवमेंट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसके अंदर वो एक टारगेट सेट करने की बात कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोडक्शन को 45% से लेकर 50% तक कम कर देंगे बाय द ईयर 2045। इसी के साथ कुछ एग्जिस्टिंग रूल्स भी हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011, जो कि बनाया गया था अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 2016 में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को भी लागू किया गया था और इस रूल के अंतर्गत
सभी मैन्युफैक्चरर्स, डीलर्स, रिफर्बिशर्स और प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि हम हमारे नॉन फॉर्मल सेक्टर को रोक क्यों नहीं देते, हम उन्हें ट्रेन क्यों नहीं कर सकते, उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी बना सकते हैं, या फिर उनके लिए एक रिसाइकलिंग फैसिलिटी क्यों नहीं खुलवा देते। आपको क्या लगता है, अगर ये सब कर दिया जाएगा तो क्या नॉन फॉर्मल सेक्टर के लिए किसी भी तरह का कोई फायदा होगा? वो तो आज भी इस प्रोसेस के बिना ज्यादा पैसा कमा लेंगे वही करके जो आज तक वो करते आए हैं। इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा सोल्यूशन है राइट टू रिपेयर। आज अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब होता है तो उस डिवाइस को आपको सर्विस सेंटर तक ले जाना पड़ता है, लेकिन राइट टू रिपेयर के अंदर ये सभी कंपनीज आपको प्रोवाइड कराएंगी सभी डॉक्यूमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और सभी कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी, जिससे कि एक कस्टमर खुद ही किसी भी प्रोडक्ट को रिपेयर और मॉडिफाई कर सकेगा। ये राइट टू रिपेयर का आइडिया ओरिजिनली यूएस से लिया गया है, जहां पर इसी तरह का एक रूल पहले से एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है मोटर व्हीकल ओनर राइट टू रिपेयर एक्ट 2012, जहां गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज को अपने कस्टमर्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स शेयर करनी पड़ती हैं और उसी के साथ गाड़ी में लगे हर एक कंपोनेंट की डिटेल को भी उसे कस्टमर को बताना पड़ता है। आखिरी में एक सवाल आप सबसे, अगर राइट टू रिपेयर के अंडर आप सभी लोग अपने फोन को खुद से रिपेयर कर पाएंगे तो क्या उसके बाद भी आप एक नया फोन खरीदेंगे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं और भी लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने सभी दोस्तों के साथ। मेरा नाम है जोशित सिंह, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।